नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जो डेवलपमेंट और ख़ास तौर से अर्बन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनका काफ़ी उनकी दिलचस्पी भी मानी जाती है और कुछ उसमें उनका जो इंटरेस्ट है वो कुछ इस तरह से भी डेवलप हुआ और कुछ इस तरह से भी उसका समन्वय हुआ कि वो जहाँ भी पोस्टेड रहे वहाँ इस सोच की वजह से उनकी एक पहचान अलग बनी। तो मुलाकात करिए 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर और देवास के कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला जी से। सर बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार द्विवेदी जी। थोड़ी सी आपकी यात्रा पर मैं बात करता हूँ। पीछे लौटते हैं तो पिता शिक्षक हैं, एक ऐसा परिवार है जहाँ संस्कारों की थाती है, अध्ययन आपकी शक्ति है। ऐसे में एक युवा चंद्रमौली शुक्ला जो 15-16 साल के हैं और साइंस पढ़ने की तैयारी उनकी आगे की है, वो क्या सोचते हैं अपने भविष्य में? जब वो झांकने की कोशिश करते हैं तो क्या देख पाते हैं? मैं निश्चित तौर पे क्योंकि सामान्यतः जब आप अपना स्कूलिंग करने के बाद में, क्योंकि मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल रीवा से हुई थी, तो इंटेंट हमेशा यही था कि मैं फ़ौज में जाऊं और बीएससी भी करने का उद्देश्य ये था कि मैं जल्दी से अपना एसएसपी दे करके, समहाउ मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ आई थिंक। तो फिर मैंने वहीं रीवा में अपना साइंस कॉलेज से बीएससी में दाखिला लिया। फॉर्चुनेटली जैसे मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है, वहाँ पे एक एमएससी इन कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स होता था, उसमें उसका एंट्रेंस दे करके वहाँ ज्वाइन करने गया था। पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग जो हैं यूपीएससी की और एमपीपीएससी की और अन्य पीएससीज़ की तैयारी करते थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी ये करना चाहिए और फॉर्चुनेटली मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बहुत सारे युवा जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये फोकस्ड अप्रोच कहाँ से हासिल किया जाए कि आप पहला अटेम्प्ट देते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपने वो जो प्रशासनिक सेवा का, राज्य प्रशासनिक सेवा उस समय जो आपने पहला अटेम्प्ट दिया, वो फोकस अप्रोच आपने कहाँ से लिया? क्या एक परिवार का गाइडेंस था या आपके अपने व्यक्तित्व का एक भीतर की ताकत थी, क्या था वो? क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं हमेशा बोर्डिंग स्कूल में पहले पढ़ा, तो एक बहुत कुछ इन्फ्लुएंस आपके चीज़ों को अप्रोच करने में आपके, उस समय जब मैं निश्चित तौर पे युवा था तो स्कूल का बहुत कि अगर आपने कोई लक्ष्य लिया है तो उसको हासिल भी कर लें। मेरे समझ से जब मैं अपने साथियों के साथ में ये तय किया कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो जैसी लोग तैयारी करते थे मेरे अंदर एक चीज़ ये ज़रूर रहती थी, लगभग सभी बराबर इंटेलिजेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसके पास होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में मैंने अपनी तैयारी 1 साल से कम की हो, पर मैं पढ़ता ही था, बाकी और कुछ नहीं करता था। तो शायद वही कारण रहा होगा। तो थंब रूल तो मैं यही मानता हूँ कि वहाँ पर जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी की और पीएससी के मेंस दे रहे हैं, मोटा सभी इंटेलेक्चुअली सब लगभग समान होते हैं। जो उस पर्टिकुलर फेज़ में अच्छी मेहनत कर ले, फोकस अप्रोच हो, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार जो डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका ध्यान बंटता है, वो बड़ा एक टेस्टिंग टाइम होता है, वह आपकी परीक्षा लेता है। आप उससे कैसे निपटते थे उस समय जब लगातार पढ़ना, अपने को एक कमरे में बंद करके? हो सकता है कि कुछ लोग, जिसमें आप भी शामिल रहे हो, एपेटाइट हो जाता हो, खुराक हो जाता हो पढ़ना उनका, लेकिन ये सबके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता। तो डिस्ट्रैक्शन से आप जब गुजरते थे तो कैसे निपटते थे उससे? मेरे समझ से डिस्ट्रैक्शन थोड़े से, अगर लक्ष्यों में क्लियरिटी नहीं हो तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा। क्या बात है, ये बहुत अच्छा मंत्र आपने हमें दिया। अगर ये क्लियर है कि मुझे करना क्या है, और निश्चित तौर पे क्योंकि मेरे पिताजी उसमें स्कूल में शिक्षक थे, बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, पर इतनी अच्छी नहीं थी कि आप बहुत एफर्ट कर सको कि 4 साल तक पढ़ाई किए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेंट था कि मैं अगर इस बार दे रहे हैं तो जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। उस समय मैं नहीं जानता था कि डिप्टी कलेक्टर क्या होता है और ये क्या होता है। समहाउ वहीं पे कुछ दोस्तों ने गाइड किया, सब दे रहे थे, कई सालों से दे रहे थे, तो मैंने भी लगे हाथ उनके दे दिया।
बट फिर जब मैंने ये डिसाइड किया कि इस एग्ज़ाम को देना है तो मैंने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से दिया। शुरुआत की पोस्टिंग आपकी बिलासपुर में रही, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं था, और फिर आपकी पहली पोस्टिंग इंदौर में रही। इंदौर एक ऐसा शहर है जो स्वागत बहुत जल्दी करता है और उसकी बाहें हमेशा फैली रहती हैं किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन बहुत जल्दी आपको ये भी समझ में आता है इंदौर में कि यहाँ चैलेंजेस भी बहुत हैं, और उन चैलेंजेस को ख़ास तौर से वो चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट से जुड़े हुए, क्योंकि इसकी आकांक्षी वहाँ की जनता ही नहीं है, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और दोनों राजनीतिक दलों के। तो जब आप बिलासपुर से इंदौर आए, वो अनुभव कैसा था कि एक अलग शहर, एक मेट्रो मध्य प्रदेश का, सबसे जिसको मुंबई का छोटा भाई बोलते हैं? तो दोनों के, चूँकि मैं बिलासपुर में जब मेरी पदस्थापना थी, नई नई नौकरी थी, आप किसी ग्रामीण में सब डिवीज़न में आप एसडीएम होते हैं, और पहले ज़माने में इवन बिलासपुर में जब मैं एसडीएम होता था तो एक सब डिवीज़न में 6-6 तहसीलें होती थी, बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, और काम करने का 99% फोकस जो है रूरल डेवलपमेंट, शायद 1995-96 के आसपास रूरल डेवलपमेंट ही अप्रोच था सरकार का जी। फिर 1999 के अंत में मेरी पदस्थापना जो है इंदौर में हुई, तो मैं ईमानदारी से पहली बार तो इतना बड़ा शहर देखा हमने, और लोगों को सोचने का, काम करने का, व्यापार करने का सब तरीका हमने भिन्न पाया। और क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ बहुत ही अच्छे कलेक्टरों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें मनोज श्रीवास्तव थे, मोहम्मद सुलेमान साहब, ग्रेट गाइड, फिर बाद में रजौरा साहब के साथ में भी मैंने काम किया, विवेक अग्रवाल साहब के साथ में काम किया। इन सब लोगों ने अच्छा गाइड भी किया और काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। इस तरह से आप आगे, इसी दौरान क्या ये इंदौर ही था जिसने वो बीज आपके भीतर एक वृक्ष के तौर पर खड़ा कर दिया कि अर्बन डेवलपमेंट या किसी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए शहर के विकास की पटकथा कैसे लिखी जाए? सबसे पहले इंदौर में अगर मुझे एक बड़ी जवाबदारी दी गई थी उस समय तत्कालीन हमारे कलेक्टर साहब द्वारा, तो वो थी वहाँ पे एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्थापित करना। उस ज़माने में लगभग 2004-05 के आसपास इंदौर में लोक परिवहन का कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता था। हाँ, जी। और पहले जिनको भटसुअर कहा करते थे जी, वो जी, चला जी, करते थे जी। भोपाल जैसी मिनी बसें भी वहाँ पे नहीं चलती थी जी। तो ये हुआ कि यहाँ पे एक बसों का सेटअप किया जाए, उसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, तो मैं उसका पहला सीईओ था। उस सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करना, ऑर्गेनाइज़ करना, इंश्योर करना कि लोग इस कॉन्सेप्ट से कन्विंस हों और बसें चलें, धीरे धीरे पहले 12 बस, फिर 30 बस, फिर आज की तारीख में वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया। मेरे समझ से जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही मॉडल फिर मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में रेप्लिकेट हुआ, चाहे वो भोपाल में बसें हों, आज भोपाल सिटी ट्रांसपोर्ट है, जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट है, या कि इवन देवास सिटी ट्रांसपोर्ट है। तो एक वो ऐसा अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल था जिसको भारत सरकार ने भी सराहा, राज्य के कुछ अन्य ज़िलों ने भी रेप्लिकेट किया, और मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े शहर थे उसको उस समय रेप्लिकेट किया गया। मेरे समझ से मेरे लिए अर्बन डेवलपमेंट में डायरेक्टली काम करने की वो पहली अपॉर्चुनिटी थी जब मैं डेवलपमेंट साइड में काम करना प्रारंभ किया। जब आपने ये काम शुरू किया, एक अर्बन ट्रांसपोर्ट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को जब आपने शुरू किया, तो क्या क्या अप्रोच था उस समय लोगों का? क्या किसी ने ये भी कहा कि नहीं चलेगा साहब, यहाँ ये हो नहीं पाएगा? निश्चित तौर पे अगर जब इसके साथ साथ में एक इंदौर में BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का प्रोजेक्ट 2007 में स्वीकृत हुआ, 6 में रदर, और उस समय इसके टेकर्स बहुत कम थे कि आप सड़क के बीचों बीच बस चला सकते हो। लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना, समझाना, जैसे अब उसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता था बस रैपिड ट्रांजिशन BRTS, तो उसको लोगों ने अलग अलग नाम देने, किसी ने कहा बहुत रुलाने वाला सफ़र, तो किसी ने कहा तो उसी को BRTS के अलग अलग हिंदी के फॉर्म करके, तो कई बार तकलीफ भी होती थी मुझे।
मैं पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, एक तो पूरा एबी रोड का अतिक्रमण हटाना, उसकी प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और निश्चित तौर पे उस दौर के लिए बहुत कठिन था, थोड़ा सा लोगों की कल्पना से परे भी था। पर आज की तारीख में देखें कि वो लगभग 12 किलोमीटर के कॉरिडोर में 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन उन बसों में सवारी करते हैं। सर, आपने वहाँ इंदौर विकास प्राधिकरण और उसके पहले और भी देखा, वो भी इंदौर विकास प्राधिकरण भी मुझे लगता है कि उसने भी एक अपनी अलग स्टैंडिंग और एक अलग पहचान उसने बनाई है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में। इस मॉडल को लेकर भी आप आगे बढ़े और बाद में भोपाल में भी स्मार्ट सिटी में, और आपने बहुत चीज़ों को करीब से देखा, वो अनुभव कैसा रहा? इंदौर विकास प्राधिकरण, अगर ऐसा मैं कहूँ कि जितने भी पूर्व में भी अधिकारी रहे हैं, आज की तारीख में इंदौर के विकास का मेन फ्रेम जो है वो इंदौर विकास प्राधिकरण ने रखा है। चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे सुपर कॉरिडोर हो, चाहे अन्य इंटरनल डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छी कॉलोनियाँ हो, अगर बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का चलन हो शहर में। अगर आप देखेंगे कि नौलखा चौराहे पे 11 मंजिला बिल्डिंग कभी सन 80 के दशक में बनी थी। बहुत तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने विकास के मापदंड इंदौर में तय किए, और निश्चित तौर पे जो वहाँ पे व्यापारियों के प्रति सेंटीमेंट है कि उनके विकास से बाकी शहर का विकास होता है, शायद इसी कारण से इंदौर काफ़ी आगे निकल गया अन्य शहरों की तुलना में। सर, आपकी हॉबीज़ की तरफ मैं आता हूँ तो साइकिलिंग आपने एक बड़ा, भोपाल में आपने रहते हुए वहाँ साइकिलिंग को एक मूवमेंट में बदल दिया, और आज हम जो साइकिल्स खड़ी देखते हैं जगह जगह जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, और आज मैं जितने साइकिल चलाते हुए नौजवानों को या हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को देखता हूं, तो लोग इसके लिए आपको श्रेय देते हैं। ये विचार कैसे और इंटरेस्ट कैसे हुआ साइकिलिंग की तरफ? अगर आपने देखा, जब मैं भोपाल पर स्थापना हुई, शायद उस समय शुरू में मेरे पास काम कम था जी, तो मैं सुबह अपना निकल जाता था 4 इमली से जो डैम है, केरवा डैम, साइकिल चलाने जाता था। तो मैं ये मानता था अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा सा शहर देखना भी हो जाता था। धीरे धीरे मैंने उसको और आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, पर वहाँ उस ज़माने में उतने साइकिलिस्ट होते नहीं थे, 2013-14 के आसपास। जी जी। फिर हमने शुरू में 8-10 लोगों का एक साइकिलिंग का ग्रुप बनाया। मेरी आदत थी कि जो भी आदमी साइकिल से जाता हो, तो अगर मुझे लगे कि ये नॉर्मल साइकिलिंग करने के लिए साइकिल से निकला है, तो मैं उसको रोक के या हाथ ज़रूर दिखाता था। ऐसे बहुत सारे लोगों से पहचान हो गई। फिर हमने उस ज़माने में व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का आज भी नाम है, उसी ग्रुप से भोपाल में साइकिलिंग में न्यू गोल्फर्स कहते हैं उसको। मेरा अपना मानना था कि उस ज़माने में साइकिलिंग जो है वो नया गोल्फ है, और जो अच्छे लोग हैं, जो रिच हैं, जो नया शौक़ पालते हैं, तो साइकिल एक ऐसी चीज़ थी जो शौक़ पालने योग्य था। धीरे धीरे हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ते गए। फिर हमने एक इवेंट होता है BRM, तो मैंने BRM भोपाल में कंस्टिट्यूट किया और रजिस्टर किया, क्योंकि उसके पहले मैं इंदौर का जो BRM था उससे एक सुपर रेंडोनियर ये होता है, मतलब रेंडोनियरिंग मतलब कि आप कितना, आपका इंडोरेंस कितना है। तो मैंने 2 महीने के फ्रेम में एक 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर साइकिलिंग करके एक वो SR का एक आपको मेडल मिलता है। आई थिंक मैं मध्य प्रदेश में, मेरे से पहले एक इंदौर से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनने किया था। फिर इंदौर के 4 लोग, 3 डॉक्टर्स थे और मैं, 3-4 लोग मिल करके हमने फिर किया। तो मैं उस ज़माने से साइकिलिंग से जुड़ा हूँ। साइकिल से मैंने एक चीज़ और सीखी कि जब मैं साइकिलिंग करने लगा तो नौकरी के अलावा एक सेपरेट और पैरेलल आइडेंटिटी क्रिएट होना स्टार्ट हुई। और मैं अगर किसी सरकारी किसी इवेंट में या किसी डिनर में या किसी अधिकारी के यहाँ किसी पार्टी में भी जाऊँ, तो लोग मुझसे ये नहीं पूछते थे तुम कहाँ पोस्टेड हो, मुझसे हमेशा ये पूछते थे कि आजकल कहाँ साइकिल चला रहे हो, क्या कर रहे हो। तो दैट हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ गुड आइडेंटिटी। तो फिर चूँकि वो सारे के सारे साइकिलिंग के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जब मैं स्मार्ट सिटी CEO था तो मैंने पब्लिक बाइक शेयरिंग का एक कि आप साइकिल कहीं से ले लो, कहीं छोड़ दो, और मतलब यूरोपीय देशों में बहुत पॉपुलर है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की।
सिमिलरली जब मैं जबलपुर गया स्मार्ट सिटी के बाद में, तो वहाँ भी मैंने फिर साइकिलिस्ट को सबको जोड़ने की कोशिश की। मैं आज जिसको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरे साथ आज की तारीख में कम से कम 1000 से 1500 नॉट प्रोफेशनल पर नियरली प्रोफेशनल साइकिलिस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं, और हम कभी बात भी करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। बीच बीच में मैं इनको गाइड भी करता रहता हूँ, और स्टिल दे गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मैं कुछ आपके जीवन से जुड़े दूसरे पक्षों की तरफ मैं आता हूँ। शादी एक बड़ा अहम पड़ाव होता है। तो आपकी जो जीवन संगिनी है वो ये इट वाज अरेंज सॉर्ट ऑफ थिंग, या फिर लव मैरिज की तरफ बढ़े, या दोनों का मिला जुला स्वरूप रहा? नहीं, मेरी तो पूर्णतः अरेंज मैरिज है। मैं जब बिलासपुर में पदस्थ था तो उस ज़माने में रायसेन कलेक्टर होते थे उसे तिवारी जी। अच्छा। और वहाँ पे जो भी बाकी मेरे वरिष्ठ अधिकारी गण रहे होंगे उनके माध्यम से उनको पता चला होगा, और फिर जैसे अरेंज मैरिज में होता है धीरे शादी फिक्स हो गई। हाँ, निश्चित तौर पे उसके पहले मैं जो अभी मेरी पत्नी है मैं उससे जाके 1-2 बार मिला भी, एंड देन मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, और मुझे यहाँ शादी कर लेनी चाहिए। फिर हमारी 98 में शादी हुई। शादी के बाद जो जीवन का ये नया अध्याय शुरू होता है, और आपको जितना मैं समझ पाया आप मितभाषी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना, तो ऐसे में मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने भी ये पाया कि ये मैरिजेज़ आर मैड इन हेवन, ये तो हम सुनते ही हैं, लेकिन शादी में बड़ा अच्छा एक पक्ष ये भी हमने देखा कि कोई एक पक्ष दूसरे को सप्लीमेंट करता है। अगर कोई कम बोलता है तो दूसरा अपनी जिम्मेदारी संभाल लेता है, वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री संभाल लेता है। तो जो आपकी जीवन संगिनी हैं, क्या वो ये सब विदेश मंत्रालय उन्होंने बखूबी संभाल लिया, या ये दायित्व आप ही संभालते रहे? मतलब मेरे समझ से एक तो शादी में थोड़ा सा जब शुरू में होती है आप में थोड़ी भिन्नता रहती है, ओवर द पीरियड टाइम आप एक जैसी थॉट प्रोसेस भी हो जाती है। और चूँकि जब मैं इंदौर शादी के जिस कुछ समय बाद ही मेरी पोस्टिंग जो है इंदौर हो गई थी, तो 1-1.25 साल बाद यहाँ पे आके उसने फिर यूनिवर्सिटी में नौकरी अपनी प्रारंभ की। आज वो देवी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर है। आई थिंक उसका एक अपना व्यस्त शेड्यूल है, मेरा कई बार अपना व्यस्त शेड्यूल हो जाता है, बट देन स्टिल हम लोग साथ में अच्छे से रह भी लेते हैं, और नौकरी में कई बार दिक्कतें भी होती हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि सन 2012 से लेके 2020 तक, अब उसकी इंदौर में नौकरी थी, मैं कभी भोपाल पदस्थ था, कभी जबलपुर पदस्थ था, बीच में 2 साल का एजुकेशन लीव वगैरह जो मिलता है वो लिया, बट देन स्टिल हम लोग आपस में एक दूसरे को जब संभव हो सकता था हम वीकेंड्स में, या मैं ट्रेवल कर लेता था या मेरी वाइफ ट्रेवल कर लेती थी। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो लोग जो जीवन में बहुत व्यस्त हैं और सक्सेसफुल भी हैं, उनके लिए एक सफल वैवाहिक जीवन का मंत्र क्या है? सुनना, मित्रवत रहना, जैसा आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ओवर द ईयर्स जब आप साथ रहते हैं शादी के बाद, तो आप लगभग एक जैसी एक आइडियोलॉजी में चले जाते हैं। क्या फिर भी आप उनसे क्या कहेंगे कि जहाँ कई बार ईगो आड़े आ जाता है, दोनों वर्किंग हैं, दोनों की व्यस्तताएं हैं, फिर कामों के वर्गीकरण को लेकर बात हो जाती, जब बच्चे संसार में आते हैं तो उनकी देखभाल को लेकर भी कई बार बात होती है कि आप व्यस्तता का बहाना बनाकर इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ें, उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि कैसे वो एक आदर्श जीवन साथी के तौर पर आगे बढ़े? मैं पहले भी जब मैं थोड़ा यंग था, अब तो अभी स्टिल यंग है सर। दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं। एक व्यक्ति है जो आपके घर पे है, आपके साथ में खाना, आपके साथ, मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य माइंडसेट का आदमी ऐसे व्यक्ति से कोई ईगो पालेगा। भाई बाकी उस व्यक्ति को छोड़ के 8 अरब और लोग हैं, आपको जो दुश्मनी करनी, जो झगड़ा करना हो आप उनसे कर लीजिए। पर एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि जब ज़्यादा साथ में रहें, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट देन यू नो कि ये जो व्यक्ति है, आपका पति, आपकी पत्नी, ये सबसे इम्पोर्टेंट
आपके जीवन में है। और मेरे समझ से चाहे आपके नौकरी का सुख हो, चाहे आपके बच्चों का सुख हो, आपके पारिवारिक सुख हो, सब वहीं से ओरिजिनेट होना है। हम सरकार में हर चीज़ मैनेज करने के लिए पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लगा देते हैं। आई थिंक या कि आप अपने स्वभाव से या अपने मैनेजमेंट से आपको इसमें सफलता हासिल करना हमारे समझ से बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है सर। तो बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया जो आपके विटी अप्रोच की तरफ भी दर्शाता है कि दुनिया में 8 खरब लोग हैं, लड़ने के लिए आपको अपना जीवन साथी मिला था। कम से कम उसके साथ तो बहुत प्रेम मोहब्बत से रहिए, बाकी भिड़ना चलता रहेगा। बाहर अगर आपका शौक़ है या स्वभाव है तो बाहर बहुत सारे लोग हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जीवन में सबसे बड़ा मंत्र है शांति का, एफिनिटी, सह अस्तित्व। आप अच्छे से रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। देवास की जो जिम्मेदारी है, देवास के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, और जिस तरह से अब यहाँ इसकी जो एक लोकेशन है वो भी बहुत ही आदर्श है। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन और व्यावसायिक शहर इंदौर के बीच में है ये, आइडियली लोकेटेड है। भोपाल से 2.25 घंटे का रन है। तो क्या ये बिल्कुल सही है? क्योंकि अभी मैंने कुछ नेशनल मैगजीन्स में भी रिपोर्ट्स देखी कि आने वाले समय में ये ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को अट्रैक्ट करने वाला है। कि देवास जो है वो मध्य प्रदेश का फ्यूचर सिटी है। मे बी तो इंदौर के इन्फ्लुएंस के कारण, उज्जैन के इन्फ्लुएंस के कारण, या इवन भोपाल से 2 घंटे की दूरी में है, जैसा आप कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। और जैसे ही अब नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लोगों के संज्ञान में आए हैं, तो एक इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ कि इस साल जो हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क में अगर आप वृद्धि देखो तो पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 132 करोड़ के आसपास हमारा रजिस्ट्री का शुल्क राजस्व प्राप्त हुआ था। इस बार वो लगभग 220 करोड़ है, विच इज़ नियरली डबल। और ये मध्य प्रदेश के किसी अन्य शहर में नहीं हुआ। नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो अभी तक इंदौर में या उज्जैन में हुआ करता था, अब धीरे धीरे देवास की तरफ पुल हो रहा है। या कि मैं ये कहूँ कि एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी फ्यूचर के लिए इंड्यूस हो रही है यहाँ के लिए। कि अगर अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग करूँ जिसके कारण से शायद हो रहा होगा, लगभग 1000 हेक्टेयर एरिया में जो हमारा AKVN है वो अभी नया इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलप कर रहा है, जो कि इंदौर और देवास के बीच में है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आप इंदौर में विजयनगर के आसपास सबसे पॉश एरिया में लोकेटेड हैं, तो देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में आने में आपको आधा घंटा लगेगा, और इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर जाने में आपको 1 घंटा लगेगा। हाँ। तो लोकेशन वाइज आज भी बहुत स्ट्रेटजिक है। नंबर 2, आप ये देखेंगे कि जितना भी लॉजिस्टिक्स है इंदौर और देवास के बीच में, वो सारा का सारा इसी AB रोड के लॉन्ग है। अब पीथमपुर की भी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जो है देवास और इंदौर के बीच में पूरी होती है। तो जब ये नया इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, तो बहुत तेज़ी से एक मैग्नेट की तरह नई इंडस्ट्रीज, नए इन्वेस्टमेंट्स देवास और देवास के इर्द गिर्द आना प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश का अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहीं होना है तो वो देवास है। शायद उस इंदौर का एडवांटेज देवास को मिलेगा, पर हर बड़े शहर के आसपास जो अगर आप नोटिस करेंगे उससे बेहतर शहर विकसित हुआ है। जैसे दिल्ली था तो दिल्ली से बेहतर गुड़गांव या कि नोएडा डेवलप हो गया। यस सर, बिल्कुल ठीक। आप मुंबई जो पुराना था उससे बेहतर नवी मुंबई है, इस तरह की चीज़ें डेवलप। तो जो इंदौर पुराना है, इंदौर के इन्फ्लुएंस के कारण देवास जो है बहुत बेहतर और प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में मेरे समझ से विकसित होगा। आखिरी सवाल है सर मेरा, इस शहर की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी बड़ी मजबूत है जो बहुत इसके विकास में बड़ी मदद कर सकती है। कुमार गंधर्व, टेकरी वाली चामुंडा माँ, और फिर योगीशील नाथ, अद्भुत आप बात करें तो नाथ परंपरा के संत, एक बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी है। तो आप मानते हैं कि इसका भी आगे जाकर आप एक
शहर की इनरिचमेंट के लिए आप उसका भी एक बड़ा इस्तेमाल करेंगे? आप कितनी भी बिल्डिंग बना दीजिए, कितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए, शहर की आइडेंटिटी उसके कल्चर से है। मैं इंदौर में इतने साल रहा तो सराफा और छप्पन की बात आज भी लोग करते हैं। कोई ये नहीं बताता कि वहाँ आईटी पार्क बना हुआ है, वहाँ इतनी इंडस्ट्री बनी हुई है। अब किसी से इंदौर के बारे में पूछे तो लोग या कि सराफा की पहले बात करेंगे या कि छप्पन की बात करेंगे। वो कोई बाज़ार नहीं है, वो वहाँ का कल्चर है। सिमिलरली यहाँ का जो चामुंडा टेकरी है, जो दोनों माता जी हैं, ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक से दर्शन करना प्रारंभ करते हैं, रात में शयन आरती तक जाते हैं। शीलनाथ जी मैं जो साईं बाबा हैं उनके कंटेम्प्रेरी हैं। साईं बाबा आपसे मिलने आए क्योंकि इतने बड़े संत हुआ करते थे। समहाउ आई इवन फोरसी कि उनके इन्फ्लुएंस के कारण जो उनका केंद्र है, जहाँ पे उनकी समाधि स्थल है, भविष्य में बहुत बड़ा स्थल के रूप में वो विकसित होगा। ऑलरेडी उसमें एक ट्रस्ट बना हुआ है जो उस लेवल पर अब नहीं देख रहे हैं। मंदिर का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, काफ़ी नए इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। एक अन्य चीज़, देवास में स्पोर्ट्स का भी बहुत कल्चर है और आज भी यहाँ के बच्चे हैं जो एशियन गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या रूटीन में आप सुबह देखेंगे यहाँ सैकड़ों बच्चे दौड़ते हुए नज़र आएंगे। उसी को सपोर्ट में अभी एक रिसेंटली हम लोगों ने मिल करके एक बड़ा सुंदर सा एक स्पोर्ट्स पार्क बनाया है। आई थिंक आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव जानते होंगे। जो पहले जो यहाँ का देवास का इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्री है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबाई में, लगभग 50 मीटर चौड़ा पूरा एक पैच खाली पड़ा रहता था, जिसको धीरे धीरे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। तो हमने उस अतिक्रमण को हटा करके उसी में बहुत अच्छा पार्क के रूप में विकसित किया और साथ में बीच बीच में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डाल दी। वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, क्रिकेट की पिचेस हैं, गार्डन्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, फिटनेस के अलग अलग पार्क्स हैं। तो मैंने देखा कि वो अब एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन धीरे से देवास के लोगों के लिए हो गया, क्योंकि लोग स्पोर्ट्स में, फिटनेस में पहले से इंटरेस्ट थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो आई डू सी कि कल्चरली भी देवास अपनी आइडेंटिटी ऑलरेडी है। शारदीय नवरात्रि में यहाँ कम से कम 10 लाख लोग आकर के दर्शन करते हैं, पर वो और स्थापित होगी फ्यूचर में। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपने, कहीं मैंने देखा कि इस पूरी बातचीत में आपने अपने व्यक्तित्व को सिर्फ एक टूल की तरह ही प्रस्तुत किया, जो आपके भीतर के हम्बल अप्रोच और एक्सेप्टेंस को शो करता है। सर, बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर से मुलाकात करेंगे इसी कार्यक्रम में। अनुमति दीजिए। नमस्कार।